नमस्कार। हिंदी ग्लोबल में आपका स्वागत है। आज हम महादेवी वर्मा का जो रेखा चित्र भी लगा हुआ है वो देखेंगे। मेरा परिवार इसी में संकलित है गिल्लू। ठीक है, तो मेरा परिवार का समय पूछ सकता है कि गिल्लू किस में संकलित है। ठीक है, तो मेरा परिवार में संकलित है और ये 1972 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1972 में। विधा पूछ सकता है कि कौन सी विधा है, तो ये क्या है, रेखा चित्र है। कौन सी विधा है, रेखा चित्र है। ठीक है, लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा है। और इस मेरा परिवार की भूमिका दो लोगों ने मिलकर लिखी है। ठीक है, कितने लोगों ने, तो दो लोगों ने लिखी है भूमिका। मेरा परिवार की भूमिका दो लोगों ने लिखी है। पहला उच्छ्वास नाम से ईला चंद्र जोशी ने लिखी है और दूसरा आत्मिका नाम से महादेवी वर्मा ने लिखी है। इसको याद करिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि भूमिका किसने किसने लिखी है। ठीक है, रेखा गिल्लू जिसमें संकलित है। ठीक है, मेरा परिवार का। तो उच्छ्वास नाम से किसने लिखा है, ईला चंद्र जोशी ने, और आत्मिका नाम से महादेवी वर्मा ने। अब मेरा परिवार में जितनी रेखा चित्र 7 शामिल है और 7 का क्रम और नाम देख लीजिएगा। नीलकंठ मोर का नाम है इनके, और इन्होंने मोर को भी पाला हुआ था, तो उसके बारे में है। ठीक है, दूसरा गिल्लू है। तीसरा गिल्लू गिलहरी यानी कि सोना हिरनी का नाम है इनके। दुर्मुख इनका खरगोश था, बहुत गुस्सैल था, उसका नाम दुर्मुख रखा था इन्होंने। गौरा इनकी गाय थी। नीलू इनका कुत्ता था। निक्की नेवला थी। मतलब 1 2 3 4 5 6 और ये सातवें में 3 लोगों को रखा था। ठीक है, तो कितने जानवरों को रखा था, तो जानवर और भी थे। नीलकंठ के मतलब मोरनी भी थी एक। ठीक है, उसके साथ कुब्जा और राधा नाम की, तो उनकी भी कहानी है। तो मतलब ये क्रम जो रखा है, ये 7 क्रम रखा है। और इसमें इस क्रम में जो अनुक्रम में जो जानवर हैं उनका 6 3 9 है। ठीक है, तो निक्की, रोजी और रानी ये 6 हैं। 1 2 नीलकंठ 1, गिल्लू 2, सोना 3, दुर्मुख 4, गौरा 5, नीलू 6, निक्की 7, रोजी 8 और रानी इनकी घोड़ी का नाम है। रोजी इनकी कुतिया है। निक्की इनका नेवला है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने 9 जानवरों को 7 क्रम है। ठीक है, अनुक्रम कितने हैं, 7। तो दूसरे नंबर पे गिल्लू है, देखते हैं हम इसको। सोन जूही अब पूछ देगा कि गिल्लू इनको कहाँ, मतलब किसको देख के गिल्लू की याद आ गई थी, तो सोन जूही का कली देख के। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार्टिंग ही इसी से हो रही है। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठा था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। मतलब आज जब लिख रही हैं तो यानी कि गिल्लू जो है वो है नहीं इनके साथ, मर चुका है। ठीक है, तो उसी को कह रही हैं कि उस छोटे से प्राण का खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, क्योंकि उसको दफन भी वहीं करती हैं सोन जूही के फूल के पास, क्योंकि उसको बहुत पसंद रहता है सोन जूही गिल्लू को। सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने, स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। मतलब उनको लग रहा है उस सोन जूही के पीली कली को देखकर कि वही मुझे आ गया हो, मिट्टी बन गया है तो। ठीक है, अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा कि 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ खेल जैसा खेल रहे हैं। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। काक भुसुंडी मतलब कौवा। ठीक है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के। हमारे कहते हैं ना पितृ लोग कौवा बन के आते हैं, तो वही बात कह रही कि हमारे बेचारे पुरखे यानी पितृ न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के रूप में यानी कि न मोर के रूप में, और न गरुड़ पक्षी के रूप में, न हंस के। उन्हें पीतर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अच्छा, आज मैं जो ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो हमारा ये भी पितृ पक्ष चल रहा है। ठीक है, तो ये कहानी आपको पता है, हमारे परंपरा में है।
अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। कहते हैं ना कि कौवा बोल रहा है यानी कि कोई आने वाला है, ऐसा गाँव में प्रचलन है, बोलते हैं। ठीक है, तो वही कह रही हैं कि हमारे दूरस्थ प्रियजनों मतलब हमारे जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मतलब कोई तेज बोलता है तो कहते हैं ना कि क्या कौवे की तरह काँव काँव कर रहे हो, है ना, मतलब वो भी नहीं अच्छा होता। और फिर पितृपक्ष में कौवा का आना बहुत अच्छा माना जाता है कि पितृ लोग आ गए, और कोई अगर कौवा ने बोल दिया तो कोई आ गया, हमारे वहाँ आएगा कोई, ऐसा प्रचलन है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। मतलब वो अभी कौवा का वर्णन करने लगी, लेकिन वो कौवा कह रही है ना कि खेल खेल रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, तो देखी जाके कि क्या हो रहा है, क्यों ये सब ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में मतलब छेद में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जी से सुलभ आहार खोज रहे हैं। काक द्वय की मतलब दो कौवे की चोंचों से दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे। मतलब सबने कहा कि इसको तो चोट लगी है, तो ये कहाँ चला गया, हाँ, बच नहीं सकता, इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु अब महादेवी जी कह रही हैं कि लेकिन मेरा मन न माना नहीं, परंतु मन नहीं माना। उस हौले से उठाकर, मतलब जो कमला का हौला था उससे उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपका जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि उसकी उंगली मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से, ये थोड़ा सा कट गया है पीडीएफ लेने पे, अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा। मतलब उनकी उंगली को पकड़ लिया। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया। मतलब गिल्लू जातिवाचक है, गिलहरी एक जाति है, तो इन्होंने उसको व्यक्तिवाचक यानी उनको नाम दे दिया। संज्ञा मतलब नाम, वस्तु को कहते हैं ना, तो नाम दे दिया, रूप दे दिया। और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। तो किसको गिल्लू कहकर बुला रही है? गिलहरी के बच्चे को। मैंने फूल रखने पर एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसके तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। तो गिल्लू कितने वर्ष इनके पास रहा? 2 वर्ष तक। ठीक है, पूछ सकता है गिल्लू इनके पास कितने वर्ष तक रहा? वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। क्या रहा? तो हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। ठीक है, वही गिल्लू का 2 वर्ष तक घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। कह रही हैं कि जब मैं लिखती थी तो वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता था कि वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता। मतलब इतना परेशान करता था तो क्या करती थी कि एक लिफाफे में उसको बंद कर देती थी, बस उसका चेहरा और पैर दिखता रहता था, है ना, और सिर के अतिरिक्त 2 पंजे और सिर, यही दिखता था।
इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता, और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुरताता रहता। क्या खाता था? इसको काजू बहुत पसंद था गिल्लू को। फिर बिस्किट या काजू। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या 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 कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया, और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। मतलब उनको लगा कि मैं इसको क्यों बंद करके रख रही हूँ, तो उन्होंने एक जाली का, खिड़की के जाली का हटा दिया कि ताकि ये भी बाहर जाके अपने लोगों से मिल सके। गिल्लू मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। मतलब इन्होंने बहुत सारे जानवर पाल रखे थे ना, कुत्ते बिल्लियाँ सब पाल रखे थे, तो कह रही हैं कि इसको बचाना भी था मुझे। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मतलब उसको पता चल जाता था कि महादेवी अब आ गई हैं कॉलेज से। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता था। मतलब ये चली जाती थी तो वो भी चला जाता था, और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह 4 बजे नहीं 4 बजे मिस प्रिंट है 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर, मतलब 4 बजे 10 से 4 चलता था ना पहले कॉलेज, वैसे 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा से उसमें न जाने कब से और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, मतलब इनको चौंकाता था, छिप जाता, कभी पर्दे की चूनट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। देखो यही रेखा चित्र है। महादेवी ने पूरी तरह से अपने आप को नहीं लेके आई हैं, वो पूरा गिल्लू का ही वर्णन कर रही हैं, जबकि गिल्लू की को यही पाली थी। फिर भी बहुत हल्का फुल्का इनका वर्णन आ रहा है। तो रेखा चित्र का जब हम परिभाषा मतलब देख रहे थे कि रेखा चित्र होता क्या है, तो उसमें बोला गया है ना कि लेखक अपने आप को साइड कर लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई है। मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई है, हुई नहीं है, ऐसा नहीं है यहाँ पे, हुई नहीं है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। मतलब मुझे याद नहीं है कि ऐसा किसी ने किया भी था। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया था। मतलब ये महादेवी की थाली में खाना खाता था, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। तो पूछा जा सकता है कि गिल्लू का प्रिय खाना कौन सा था, भोजन कौन सा था? काजू था उसका प्रिय खाद्य। और कई दिनों तक काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या फिर या झूले से नीचे फेंक देता था। मतलब उसको काजू अगर कई दिनों तक नहीं मिलता था तो वह और चीज़ों को भी फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। मतलब ये जब महादेवी ने हॉस्पिटल में चली गई थी, इनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो ये अपना काजू भी नहीं, मतलब इतना दुखी रहता था तो काजू भी नहीं खाता, इसका प्रिय भोजन भी इसने छोड़ दिया था। जानवर भी एकदम हिल मिल जाते हैं, जिनसे यह ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा।
मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिराहने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। मतलब महादेवी का बाल सहलाता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता, मतलब उसको गर्मी लगती थी तो सुराही रखी थी, उस पर ठंडेपन के लिए लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष है। पूछा जा सकता है कि गिलहरियों के जीवन की अवधि कितने वर्ष होती है, तो 2 वर्ष होती है, अधिक नहीं होती। अतः गिल्लू के जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह मेरी वही उंगली पकड़कर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। मतलब जब बचपन में इसको बचाई थी तो जो उंगली पकड़ा था वही पकड़ लिया था अंत समय में भी। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। वह झूला उतार कर रख दिया गया जिस पे वो झूलता था, अब था ही नहीं तो उसको उतार दी और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती रहती और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई। अब पूछा भी जा सकता है कि किसके नीचे समाधि दी गई थी गिल्लू को, क्योंकि सोनजूही का फूल उसे बहुत पसंद था ना, वहीं मिला भी था, गमले के पास मिला था, तो इसलिए समाधि दी गई है। इसलिए भी कि वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। इसलिए भी कि वह उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीताभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। मतलब इनको लगता है कि गिल्लू किसी न किसी रूप में, इस फूल के रूप में मेरे पास है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका गिल्लू रेखा चित्र खत्म हो गया और इसको देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो पहले तो यही प्रकाशन वर्ष पूछा जाएगा, किस में संकलित है। ठीक है, कितने इनके पास कितने रेखा चित्र में कितने संकलन हैं ये भी। ठीक है, भूमिका किसने लिखी है, महादेवी ने किस नाम से लिखी है, प्रकाशन वर्ष वगैरह ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।